नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। शुरुआत आज यहां पर सोने के साथ ही करेंगे, जहां पर अच्छा खासा निखार देखने को मिला है। पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो सोने में 1818 का जो लो बना था, उसके बाद लगातार यहां पर तेजी, और कल रात न्यूयॉर्क सेशन में हमने 1960 तक के स्तर भी यहां पर आते हुए देखे। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेवर बरकरार है, 90-91 के आसपास अब भी कारोबार है। बात यहां पर जीरे की भी करेंगे, जहां पर जोरदार मुनाफा वसूली अब यहां पर बनते हुए नजर आई है। जो लॉन्ग पोजीशंस थी, वहां से अब जो बायर्स हैं मुनाफा घर ले जाते हुए दिख रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव। बात करेंगे सोने की ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा से। साथ ही जुड़ेंगे वामन हरिपेठे के पार्टनर आशीष पेठे। आप सभी का कार्यक्रम में यहाँ पर स्वागत है। सोने से ही शुरुआत करते हैं, और आशीष जी, कैसे देखते हैं आप ये करंट लेवल्स मार्केट में, क्योंकि अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। करीब करीब $150 की तेजी लो से 15 दिन में आती हुई चार्ट्स पे कैसी दिखती है? जो आपने देखा था कि 1810 के आसपास मार्केट गया था, तो मेरे हिसाब से वो एक बार बॉटम आउट हो गया था और वहां से ऊपर जाने की आशंका थी। लेकिन तभी बाकी सब फैक्टर्स जो सोने को पॉजिटिव थे, जैसे कि सेंट्रल बैंक की बाइंग का इंफॉर्मेशन आ गया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर का ये आ गया, ये दो तीन चीज़ों को साथ में आने से जो स्पाइक था वो ज़्यादा जल्दी आ गया। और जो आपने सही कहा, $150 की जो तेजी आई है वो इसी कारण से आई है। और 1820 के ऊपर पिछले 2-3 सेशन में सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है एक बार 1875 या 1880 तक जा सकता है। ऑलराइट, संयम, आप कैसे देखते हैं सोने को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो भागा ही है और भारतीय बाजारों में 60,000 के लेवल्स यहां पर फिर से बनते हुए नजर आए हैं। कितना इम्पैक्ट इसका खरीदारी पे बनता हुआ देखेंगे? देखिए, गोल्ड रेट जो है वो 1958 फ्यूचर्स का रेट है अभी, और जो ये वॉर है इजराइल और हमास की, उसके अंदर और भी कंट्रीज अंदर इन्वॉल्व होने की आशंका है, जो 10 डेज के अंदर और इंटेंसिफाई होगी। सो मेरे हिसाब से कि ये जो रेट्स हैं ये आने वाले टाइम के अंदर और $2,000 के ऊपर तक जाएंगे। बीच में $20 का डिप आया था चाइना के डाटा के वजह से, जो 0.5% जीडीपी का 1.3% हुआ, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अच्छी रही। लेकिन इस वजह से ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर जो परचेजेस है वो कम होंगी या कोई कारण ऐसा बनेगा। अभी नवरात्रे का माहौल है, लोगों ने ऑलरेडी अपनी बुकिंग श्राद्ध के अंदर 12-13 तारीख तक अच्छे पैमाने में कर ली है, बुकिंग कर ली है। उसकी जो डिलीवरी है वो 15 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में उठेगी। और जहां पर भी रिटेल एंड के अंदर कस्टमर का अच्छा जोश है, और जो 59,914 या 915 के जो भाव हैं गोल्ड के एमसीएक्स में, वो आने वाले टाइम के अंदर कंज्यूमर का भी सेंटीमेंट है कि 61-62,000 तक धनतेरस दिवाली के आसपास तक होंगे, वॉर के इंटेंसिफिकेशन की वजह से। सो मुझे लगता है कि ग्राहकी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ग्राहकी अच्छी रहेगी, और लोगों की भी रुचि बढ़ते हुए सोने के अंदर ज्यादा रहती है और वही रहेगी। जी हाँ, एब्सोल्युटली, बाजार बढ़ती हुई बाजार में हमेशा ज्यादा खरीदता है। आशीष जी, हमने पिछले कुछ दिनों में जेपी मॉर्गन, सिटी, सैक्सो बैंक, इन सब से बात करी है। जेपी मॉर्गन का मानना है $2,175 प्रति आउंस के लेवल्स अगले साल में बनेंगे। सैक्सो बैंक ने $2,100 का यहां पर टारगेट दिया है अगले साल के लिए। सिटी ने $2,200 प्रति आउंस का लेवल का टारगेट दिया है। तो क्लियरली यहां पर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, वॉल स्ट्रीट बैंक्स काफी बुलिश हैं सोने को लेकर। अगर इसको कन्वर्ट करें भारतीय बाजारों में अगले साल के लिए, तो फिर क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? सॉरी, स्टैंड टू करेक्ट, मैं 1880 बोलते बोलते बोल गया, 1980 हाँ जी। मेरा कहने का मतलब। मुझे भी लगता है कि टेक्निकली गोल्ड एक स्ट्रांग पोजीशन में है, और आगे चल के 2150-2200 नहीं, लेकिन मैं 2100 आते हुए पक्का देख रहा हूँ अगले 6 महीने में। और उसको अगर आपने इंडियन मार्केट में ट्रांसफर किया तो लगभग 62,500 to 63,000 तक जा सकता है। संयम, आप क्या लेवल्स देखते हैं इंडियन मार्केट्स में? बाजारों का मानना है कि 62 तो हम शायद इसी साल में आता होता देख लेंगे। आशीष जी कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में बनता हुआ देखेंगे। आपकी क्या राय है? फेड की जब मीटिंग होगी नवंबर में, उसके 10 दिन आगे पीछे गोल्ड थोड़ा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि एक रेट की हाइक है। अगले साल 2024 में 2 बार फेड रेट्स घटाएगा अपने, जिससे सोने को बूस्ट मिलेगा। 2150 के रेट्स काफी पॉसिबल हैं, और रेट 65,000 to 66,000 के आसपास नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेंगे। संयम, काफी सारे आईजीसी के थ्रू यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हुए नजर आए हैं सिटीज में, स्टेट्स में। किस तरह का फीडबैक है? देखिए, सारे न्यूज़पेपर में, सब चैनल्स के अंदर
कम से कम मोर देन 1000 रिटेलर्स जिसके अंदर इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल के अंदर ऑलरेडी ज्वाइन हो गए हैं। मोर देन 4 लाख सिल्वर कॉइन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ऑलरेडी रिटेलर्स के अंदर जो कंज्यूमर्स बजाएंगे। काफ़ी रुचि है, हमारी एक्सपेक्टेशन है मिनिमम 20% सेल्स ये फेस्टिवल के वजह से बढ़े, इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल। और जो ये 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक चलने वाला है, इसके अंदर अच्छी रुचि है और सब जगह से कस्टमर्स फ्लो इन कर रहे हैं अपने फ्री गिफ्ट्स के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री कूपन्स के लिए। हैवी ज्वेलरी बिक रही है, लाइट वेट इयररिंग्स मिलीनियर्स के लिए बिक रही है, तो काफ़ी अच्छी रुचि है मार्केट में। और हमारी एक्सपेक्टेशन से लास्ट ईयर से 20% सेल्स इस फेस्टिवल की वजह से ज़्यादा दिखेगी। और कस्टमर्स भी इतनी ज़्यादा शादियां हैं जो अभी ये एक ही महीने में, जिस वजह से काफ़ी स्पेंडिंग 4.25 लाख की जो होने जा रही है इस वेडिंग सीजन के दौरान ज्वेलरी के ऊपर होगी, उससे बहुत अच्छी रुचि बनेगी कस्टमर्स की और बाइंग के बहाने अच्छे हैं ये महीने। आशीष जी, यूजली इन अ मंथ यहाँ पर ज्वेलरी की कितनी सेल होती है और फेस्टिवल के महीनों में कितनी बढ़ जाती है, अगर कोई नंबर्स हैं आपके पास? हेलो। हाँ जी आशीष जी। आई डोंट हियर योर क्वेश्चन, एक बार। सॉरी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि मंथली एवरेज कितनी सेल होती है ज्वेलरी की इंडियन मार्केट्स में, और फेस्टिवल सीजन में यहाँ पर कितनी बढ़त हम आता हुआ देखते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिहाज से? इंडियन ज्वेलरी मार्केट में नवरात्रि से लेके दिवाली तक का जो ये 30-40 दिन का जो पीरियड होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और लगभग उसमें 50-70% स्पाइक आता है मंथली एवरेज में। सो ये 40 दिनों में लगभग 2 महीने की सेल हर एक ज्वेलर को मिलती है। सो ये जो महीना है दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर द ज्वेलर फॉर हिज एनुअल प्रोजेक्शंस और एनुअल सेल्स टारगेट। सो ये दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर देम। ओह एब्सोल्युटली। और जैसे संयम कह रहे हैं कि 20% का इजाफा देखने को मिल सकता है यहाँ पर इस फेस्टिवल्स में, आप अग्री करते हैं उस तरह के नंबर्स बन पाएंगे? यस, इस बार मैंने आपको पिछले बार कहा था कि इस गणपति में फर्स्ट टाइम आफ्टर 4-5 इयर्स हमने देखा है कि लोगों का रुझान ज्वेलरी के प्रति बढ़ा था। तो आगे चल के भी वो ट्रेंड मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। और जो प्री नवरात्रि जो बुकिंग होता है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है। तो ये सीजन मैं डेफिनेटली 15-20% इंक्रीज देख रहा हूँ ओवर लास्ट ईयर। ऑलराइट, यानी पिछले साल के मुकाबले ये दिवाली काफी बेहतरीन रह सकती है। शादियां भी बहुत ज्यादा हैं 15 दिसंबर तक, और खरीदारी की एक्सपेक्टेशन और जिस तरह की अटकलें यहां पर बाजार लगा रहा है कि अगले साल सोना ऑल टाइम हाईज छू सकता है, तो क्लियरली एक बेहतरीन समय यहां पर खरीदारी का भी। आशीष जी, संयम, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीजें डिस्कस भी करने के लिए। एक प्राइस व्यू यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में भी ले लेते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में यहाँ पर इंटरेस्ट है तो रविंद्र, कैसे देखते हैं आप सोने के करंट प्राइसेस, यहाँ से क्या करने की राय देंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से जो वॉर प्रीमियम है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी भी कोई डी एस्केलेशन होते हुए नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जो गाजा हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है उसके बाद आई थिंक और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ गए हैं। रीजनल लेवल पे स्प्रेड हो सकता है, इसकी भी अटकलें लगाई जा रही है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में अभी भी एक अपमूव पॉसिबल है। मैं सिर्फ एक कॉशन देना चाहूंगा कि ये जो भी प्राइसेस हमने बढ़ते हुए देखा है, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वॉर प्रीमियम। तो अगर कोई भी डी एस्केलेशन होता है तो जिस हिसाब से गोल्ड ऊपर गया है वैसे ही इट माइट फॉल ऑल्सो। तो वो एक कॉशन रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आई थिंक ट्रेंड इज इंडिकेटिंग अपसाइड ओनली। 1965 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है कॉमेक्स पे, अगर वो निकल जाता है तो फिर 2000 के पार हो जाएगा ये। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 60,300 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक देन देयर इज नो रेजिस्टेंस टिल 61,800, तो वहां से फिर सीधा 62,000 पे दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ जब तक कि वॉर चल रहा है, आई थिंक गोल्ड इज स्टिल अ बाय। 60,300 के ऊपर इट माइट शूट अप टू 62,000। लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्लीज कीप अ वॉच ऑन द न्यूज। अगर कोई भी डी एस्केलेशन होता है तो आई थिंक वी माइट सी शार्प फॉल इन गोल्ड प्राइस। ऑलराइट अजय, अगर गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो देखें तो सिल्वर क्या यहाँ पर बेहतर दिखती है निवेश के तरीके से?
वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो रिसेंटली हमने देखा था कि रेशियो 89 तक पहुंच गया था, बट उसके बाद काफी शार्पली हमने 83 तक भी जाते हुए देखा। कंफर्ट जोन में है, बट मुझे लगता है ओवरऑल डेली चार्ट्स के ऊपर 81 80 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि सिल्वर और आउट परफॉर्म करते दिखाई देगी। टाइमिंग $23 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो दैट इज अ रेजिस्टेंट जोन हमने पहले भी काफी टाइम देखा था। बट कुल मिला के अगर हम अगले 10 दिन की बात करें फेड की अपडेट से पहले, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वापस ये 2360 से 2380 के जोन में जा सकता है। नो डाउट। जस्ट अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे अगले साल गोल्ड में कितना जा सकता है, तो जस्ट एक थॉट था कि 24 में 2400 डॉलर, बिकॉज जिस ढंग से हम जियो पॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक बाइंग, फिजिकल बाइंग, इन्फ्लेशन, रिसेशन, वॉर प्रीमियम, हाई वैल्यूएशन इन इक्विटी, तो ये सब गोल्ड को तो सपोर्ट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन चार्ट्स के ऊपर सिल्वर पे भी दिखाई देगा, जो 28 से $30 तो बैर मिनिमम दिखा रहा है। जो डोमेस्टिक साइड में मैंने जैसे पहले भी बताया था कि 90,000 तक के लेवल आराम से क्रॉस कर पाएंगे। रिसेंटली हमने 78,000 तक के लेवल देखे। तो कुल मिलाकर गोल्ड को एक वॉर प्रीमियम का बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है, बट इस बार सिल्वर में मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट रहेगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी अच्छे लगते हैं। ऑलराइट, तो सोना चांदी अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इंक्लूड करें। दोनों में यहां पर अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन। रविंद्र, एक और एरिया जहां पर सेफ हेवन प्रीमियम है वो है कच्चा तेल, लेकिन जिस तरह से यूएस एंड वेनेजुएला के बीच में बात हुई है उसकी वजह से कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। इन दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स के बीच में कच्चे तेल को कैसे करेंगे ट्रेड? वेल आई थिंक वेनेजुला पे जो एक्शन आया है यूएस का, आई थिंक वो यही सोच के आया है कि अगर ईरान का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें तो फिर अगर सैंक्शन लग जाता है तो आई थिंक सप्लाई टाइटनेस फिर से आएगा। तो उस वजह से आई थिंक वेनेजुला पे इन्होंने जो 250 मिलियन बैरल्स तक का, जो 250 के बैरल का पर डे का जो उनका आउटपुट है वो रिलीज हो सकता है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं, आई थिंक आई वुड से इट इज अ बिट मिक्स। ये कॉम्पेंसेट कर रहा है जो कि थोड़ा सा सप्लाई टाइटनेस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा, और कोई इम्पैक्ट आया भी नहीं है। अगर हम देखें तो क्रूड अभी भी 87-88 डॉलर्स के आसपास ही चल रहा है। लेकिन अगर वॉर में कोई एस्केलेशन होता है तो फिर वी माइट सी क्रूड ऑयल प्राइसेस अगेन गोइंग टू $92-94 WTI में। लेकिन अगर एस्केलेशन नहीं होता है तो फिर मेरे हिसाब से $84-83 फिर से एक बार आ सकता है। तो अभी एज ऑफ नाउ आई वुड बी स्लाइटली ऑन द शॉर्टर साइड। $88 $89 का एक रेजिस्टेंस है। अगर एमसीएक्स की बात करें तो अराउंड 7,400 के आसपास जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रेजिस्टेंस है। अगर वो नहीं निकलता तो एक बार पॉसिबिलिटी है कि 7,100 तक आ सकता है क्रूड में। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के 7,400 के ऊपर एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, या फिर जो 7,400 या 7,500 का पुट है उसे लिया। ऑलराइट, तो ये राय यहाँ पर कच्चे तेल में भी है। आशा है आपने नोट की होगी। बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन स्ट्रैटेजीज के लिए भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात एग्री कमोडिटीज की करेंगे। हमारे जीरे पर बात करेंगे, जहां पर 2 दिनों में 4% तक की गिरावट देखने को मिली जा चुकी है। मुनाफा वसूली है या फिर बाजार में खरीदारी कम है, जानने के लिए बात करते हैं मीट ट्रेडर्स के किशोर शाह से। किशोर जी, ऑलमोस्ट 63,000 का लेवल छूने के बाद अब यहां पर भावों में अच्छी खासी मुनाफा वसूली, क्या रीजंस हैं, यहां से भाव कैसे जा सकते हैं? नमस्कार मनीषा जी। एक्चुअली में क्या हुआ कि अभी जैसे नई सोइंग की मतलब सोइंग जो चालू होने वाली है वो ऑलमोस्ट दशहरा के आसपास सोइंग चालू हो जाती है। तो फार्मर्स के पास या स्टॉकिस्ट के पास भी जीरा जो पड़ा है और हाई लेवल के हिसाब से सबको बेचना है, और सामने डिमांड अभी थोड़ी सुस्त बनी हुई है। लोकल डिमांड थोड़ी सुधरी है पहले से, लेकिन अभी भी फॉरेन की इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। बाजार बीच में नीचे गया था, वहां थोड़ी बहुत कंटेनर के व्यापार हुए थे, लेकिन अभी थोड़ी डिमांड रुकी हुई है और अराइवल और स्टॉक इसकी बिकवाली थोड़ी ज्यादा है। इसके हिसाब से बाजार थोड़ा दब रहा है। आने वाले समय में यदि डिमांड रहती है तो बाजार थोड़ा सुधर सकता है, अदरवाइज ये रेंज बाउंड में बाजार रहेगा। 550 से 600 के बाजार में घूमता रहेगा अभी। बुआई का एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन क्या कुछ नजरिया है? आपको लगता है जिस तरह के भावों में तेजी आते हुए बनी है, इस बार बुआई ज्यादा हो पाएगी? कोई नंबर्स हैं आपके पास? अप्रोक्सीमेटली ऐसा बता रहे, जब काफी किसानों से बात हुई है, व्यापारियों से बात करते हैं कि जीरा हाई लेवल पे, तो इसके हिसाब से लगता है ऑलमोस्ट डबल की बुआई बोल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, फर्स्ट सौंफ भी ज्यादा रेट है, इसबगोल भी ज्यादा रेट है, जीरा का भी ज्यादा, सभी एग्री कमोडिटी के रेट ज्यादा है। तो इतनी तो बड़ी नहीं बढ़ी, लेकिन भी 50% या 60% बिजाई बढ़ सकती है। लेकिन लास्ट ईयर क्या है कि बिजाई तो अच्छी थी लेकिन उत्पादन कम था। मेन क्या है मैडम कि उत्पादन पे रहना है। बिजाई भले कम हो, उत्पादन यदि गिर जाता है तो फिर मतलब अराइवल कम हो जाती है। उत्पादन देखना पड़ता है।
किशोर जी, जैसे आपने कहा कि जिनके पास स्टॉक है वो बाजार में एज ऑफ नाउ लेके आ रहे हैं, कुछ अंदाजा है कि कितना स्टॉक है बाजार के पास, कितना आ सकता है दशहरा तक? अभी देखो मुंजा के अंदर लगभग मोटा मोटी अभी भी 7 लाख बोरी जीरा होगा, और बाहर के जैसे सौराष्ट्र साइड में रास्ते में 3-1 लाख बोरी, ऐसे 11-12 लाख बोरी अभी भी जीरा है। और ये अगर बाजार कितना बाजार में आ जाएगा, कितना प्रेशर आ जाएगा प्राइसेस में फिर? ये प्राइसेस में तो देखो अभी जिसको सभी जो भी दिवाली के बाद सबको बेचना है, दिवाली के बाद थोड़ी अरेवल वगैरह कम हो जाएगी कि फार्मर्स वगैरह लोग होते हैं वो अभी दिवाली के पहले भी बेच देते हैं। इनका हिसाब किताब होता है दिवाली के आसपास हमेशा पुराने सिस्टम के हिसाब, तो वो अभी बेच देते माल। और जिसको भी जैसे व्यापार भी है उनको भी लगता है भाई जीरा आने वाले समय में मतलब बिजाई बढ़ेगी और बाजार दाम कम हो जाएंगे, तो इसके साथ भी बेच देगा। दिवाली के बाद देखना पड़ेगा कि वहां यदि एक्सपोर्ट की डिमांड निकलती है नवंबर दिसंबर के अंदर, नवंबर एंड ऑफ दिसंबर फर्स्ट वीक या, तो वहां जाके थोड़ा बाजार सुधर सकता है, अदरवाइज बाजार थोड़ा मुश्किल लगता है। ऑलराइट, यानी कि दिवाली तक अब यहाँ पर जीरे में ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन कम ही है। जिन्होंने ट्रेड किया है वो भी मुनाफा घर लेके जाएंगे। 11-12 बोरी लाख इन केस माल पड़ा भी हुआ है जो भी थोड़ा थोड़ा बाजार में आता रहेगा। ऑन चार्ट अजय कैसे देखते हैं जीरे के प्राइसेस? बिल्कुल, मैंने जैसे किशोर जी ने भी कहा, ये पीरियड काफी क्रुशियल है बिकॉज ऊंचे भाव के चलते इस बार सोइंग तो बढ़ेगी। पिछले साल हमने एफआईएस के जो नंबर देखे थे वो 70-72 के आसपास के थे। अगर कुल मिला के देखें तो हमने जैसे ट्रेडर्स से बात की है तो माना जा रहा है कि इस बार यील्ड का, जैसे पिछले साल में भी यील्ड में काफी बड़ा फॉल था तो इस बार भी वैसे ही दिखाई देगा। तो चार्टिकली अगर हम देखें तो प्राइजेस में मुझे लगता है कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। नीचे में 52, 52.5 के नीचे भी नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इमीडिएटली 60-61 के ऊपर भी सस्टेन नहीं करेगा बिकॉज सोइंग के नंबर्स अच्छे रहेंगे। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि 15-20 नवंबर के बाद इसमें तेजी वापस स्टार्ट होनी चाहिए, जो नए हाईस या 68 से 70 के बीच में दिखा सकता है। टाइमिंग मुझे लगता है प्राइस जब तक 60 के ऊपर नहीं जाता है एक दायरे में ही जीरा ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, इसके अलावा अजय कोई और टॉपिक जो आप एग्री कमोडिटीज में आज बनता हुआ देखेंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम गवार की बात करें तो गवार में भी काफी कंसोलिडेशन बना है। हमने बार बार देख रहे हैं प्राइस 5600-5700 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। इस वक्त 5820 का लेवल नवंबर वाइज ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे लेना चाहिए 5720 के स्टॉप लॉस से। एज ऑफ नाउ 6000 के ऊपर नहीं दिख रहा, बट 5950, 5980 तक का लेवल गवार सीट में दिख सकता है। वहीं गवार गम में भी कंसोलिडेशन काफी अच्छा चल रहा है। 11800 पे लेके चलिए, 11600 का स्टॉप लॉस रखिए, 12200 तक के लेवल हम देख पाएंगे। इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल केक में रिसेंटली हमने काफी अच्छा फॉल देखा था इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो मुझे लगता है ये फॉल के बाद अगला 2 दिन थोड़ी सी रिकवरी कर सकता है। तो 2740 पे लीजिए, 2710 के स्टॉप लॉस से 2800 का एक जंप मिलेगा। बट ध्यान रखिए 2800 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करेंगे। नवंबर मिड तक वापस प्राइसेस 2650 के नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। ऑलराइट, एज ऑफ नाउ खरीदारी की राय लेकिन ज्यादातर कमोडिटीज में यहाँ पर आती हुई जीरा ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करने की वहां पर एक्सपेक्टेशन है। बहुत शुक्रिया आपका किशोर जी, अजय साथ देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो पूरा फोकस यहाँ डालेंगे इक्विटी मार्केट्स की ओर।